वैधानिक चेतावनी। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता तक सच्चाई पहुंचाना है, थोड़ा अलग अंदाज में। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, पार्टी या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य खबरों को व्यंग्यात्मक और अलग ढंग से प्रस्तुत कर समाज को खबरों के अंदर की खबर बताना है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। गंगा नदी में तैरती ये लाशें ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं यहां आई हूं और ना ही मुझे यहां पर लाया गया है। मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। गंगा मां तो सबको बुलाती हैं, लेकिन ऐसे तो कतई नहीं जैसे बिहार और यूपी के दो जगहों पर गंगा नदी में लाशें तैर रही हैं। ऐसी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन क्या करेंगे, इस समय देश में सब कुछ विचलित करने वाला ही हो रहा है। सरकारों के रवैये से लेकर शमशान घाटों में शवों की लाइनों तक, अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते मरीजों से लेकर गंगा नदी में तैरती लाशों तक, ये सब कुछ हमें विचलित ही तो कर रहा है। और हम सिर्फ विचलित ही हो रहे हैं। लेकिन ये विचलित भी कैसा विचलित है? कोरोना से मरने वालों के आंकड़े हमें डरा रहे हैं और हम विचलित हो रहे हैं। लेकिन विचलित भी सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने कारनामों से विचलित जैसे विचलित शब्द को भी और ज्यादा विचलित कर दिया है। इस महामारी के बीच में जब सभी दुकानें बंद है, तो अगर किसी के घर का एक बल्ब भी फ्यूज हो जाए तो अभी वो दूसरा बल्ब नहीं खरीद सकता, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। सही बात है, सरकार का साथ हम सबको देना चाहिए, क्योंकि सरकार की बातें हम नहीं मानेंगे तो प्रशासन कार्रवाई कर देगा। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन की कार्रवाई ठीक वैसे ही जैसे बिहार में पप्पू यादव के साथ की गई, लेकिन प्रशासन तो बाद में कार्रवाई करेगा। कोरोना अपनी कार्रवाई पहले कर देगा। ये सब तो ठीक है, जहां लोगों को घरेलू सामान नहीं मिल रहा है वहां पर सरकार के उन फैसलों का क्या, जो शराब की दुकानें खुलवा दी गई और लोग भी विचलित होने के बाद भी उन शराब की दुकानों पर लंबे लाइनें लगाकर खड़े हैं। और जिसकी बारी ऐसे आती है 2 बोतल, 4 बोतल, 8 बोतल, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो वैसे ही खरीद कर ले जा रहा है। वो भी तब जब जरूरी सामानों के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। मेरे अपने घर के किचन का पाइप टूटा हुआ है, लेकिन क्या करूं, दुकानें बंद है, सामान मिल नहीं रहा है। ये जो वीडियो एडिट कर रहे हैं हमारे सहयोगी जाकिर अली, इनके घर के बाथरूम का बल्ब पिछले 1 हफ्ते से फ्यूज हो चुका है। मोबाइल के टॉर्च से काम चला रहे हैं, क्या करें, कोई चारा नहीं बचा है, लेकिन सब कोऑपरेट कर रहे हैं कि पहले कोरोना भाग जाए, हम तो ऐसे ही दिन काट लेंगे, वो भी बिना विचलित हुए। लेकिन इन शराब के खरीदारों को विचलित होने के बाद भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस दारू चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी फिल्म कर्मा में अनिल कपूर साहब पर एक गाना फिल्माया गया था कि दे दारू, बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। और इन दारू खरीदने वालों को दादा ठाकुर बनकर कौन समझाए? जब सरकारी दुकानें खुलवा रही है तो इनको क्या दिक्कत है? ये लोग भी शायद ये सोचते होंगे कि आज दुकानें खुली हैं तो ले लो, कल का क्या पता, हो सकता है कि शराब की दुकानें फिर से बंद हो जाएं और लोग शराब ना मिले लोगों को। तो क्या करेंगे? सरकार को कोसना है तो ये लोग टीवी चैनल के रिपोर्टर के माइक के सामने ऐसे ज्ञान देंगे कि लगेगा कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी बचा ही नहीं है इस दुनिया में, और ना ही इनसे बड़ा कोई समाज सेवी। सब सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने 6 करोड़ कोरोना वैक्सीन 90 से ज्यादा देशों में या तो बेच दी या फिर अपना नाम कमाने के लिए फ्री में दे दी। लेकिन कोरोना को फैलाने में क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? ये लोग नहीं जिम्मेदार है क्या? दिल्ली एनसीआर में कई जगह वैक्सीनेशन कैंप लगा है, लोग वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं, और हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ये खबर दिखाती है कि वैक्सीनेशन कैंप में सोशल डिस्टेंस का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। लेकिन सरकार से सवाल नहीं करती, शराब की दुकानें खुलवाना क्यों जरूरी है? अगर यह सवाल मीडिया उठाती तो शायद ये दिन हम लोगों को देखना नहीं पड़ता जो हम सब आज देख रहे हैं। बस एक दूसरे को फोन करके ये कहते हैं कि आज का माहौल बहुत खराब हो चुका है, मन विचलित होता है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी इस कदर बढ़ चुका है कि बिहार के बाद यूपी के गाजीपुर के गहमर गांव में गंगा नदी में लाशों का अंबार लगा हुआ है। एक साथ कई शवों के मिलने से यहां पर स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं। ये लाशें बोल तो नहीं सकती, लेकिन चीख चीख कर सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर ये लाशें कहां से आई हैं। पहले बिहार के बक्सर के गांव में गंगा नदी में दर्जनों लाशें मिली और वहां का मामला भी खत्म नहीं हुआ था कि यूपी में भी गंगा नदी में सैकड़ों लाशें तैरती हुई मिल रही हैं। जहां नदी में लाशें मिली हैं, यानी कि गाजीपुर का गहमर गांव, इस गांव से बक्सर की दूरी महज 55 किलोमीटर की दूरी पर है। गाजीपुर से बहने वाली गंगा नदी गहमर गांव से होकर गुजरती है और इसके बाद बिहार का चौसा क्षेत्र लगता है, जहां पर महादेव घाट पर सोमवार को दर्जनों की तादाद में लाशें मिली थी। यूपी में मिली लाशों का और बिहार में मिले शवों के बीच का कनेक्शन क्या है, फिलहाल अभी इसका कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है इसके। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में मिले शवों का सीधा ताल्लुक यूपी से है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये लाशें यूपी की हैं तो किसने लाशों को नदी में फेंका और क्यों? ये लाशें बिहार से बहकर यूपी आई कि यूपी से बहकर बिहार गई? क्योंकि बिहार का कहना है कि ये लाशें हमारी नहीं है और यूपी में कहा जा रहा है कि ये किसी और जिले की लाशें होंगी।
अच्छा हुआ कि गंगा नदी किसी और देश की सीमा से नहीं आती, वरना कोई ताज्जुब नहीं होता कि यह सुनने को मिल जाता ये लाशें तो पाकिस्तान से बहकर आए होंगी। एक बड़ा सवाल है और जांच का विषय भी है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इन शवों को सरकारी फाइलों में दर्ज मौत के आंकड़ों में शामिल किया गया या नहीं। लेकिन जो भी हो, लाशें चाहे यूपी की हो या बिहार की हो, लाशें तो लाशें हैं। इस महामारी के बीच में ये लाशें तो विचलित कर रही हैं, और इस विचलित से तो किसी को डर लगता नहीं है। अगर डर लगता तो शमशान बन चुके इस देश में दारू के लिए तो इतना हल्ला नहीं होता। कोरोना की चाहे दूसरी लहर हो या पहली लहर हो, बिहार का नाम बहुत ज्यादा चर्चित रहता है। बिहार में बहार है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। बिहार में पहले लाशें मिली गंगा नदी में तैरती हुई, उसके बाद नीतीश कुमार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। पप्पू यादव जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, और इस महामारी के बीच में जो कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल रहा, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल का क्या सिला पप्पू यादव को मिला? पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, 32 साल पहले का एक केस खुलवाया गया और पप्पू यादव के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन गंगा में तैरती हुई लाशों का जिम्मेदार कौन है? गंगा में जो लाशें तैर रही हैं, ये कहां से आई? क्या ये लाशें यूपी की हैं? क्या ये लाशें बिहार की हैं? अगर यूपी की हैं तो बिहार कैसे गई? बिहार की हैं तो यूपी कैसे आई? लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल तो और गूंज रहा है कि क्या जब ऐसी लाशें, ऐसी तैरती हुई लाशें गंगा नदी में देखने को मिल रही हैं, तो गंगा नदी के अंदर इन लाशों को देखकर लोगों का मन वही विचलित क्यों नहीं हो रहा है? विचलित बहुत कह रहे हैं, विचलित शब्द आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन इतनी लाशों को देखकर लोगों का मन क्यों नहीं विचलित हो रहा है? यह तस्वीर देखिए, इस युवक को दारू की इतनी बड़ी ललक है, दारू का इतना बड़ा इसको हनक है कि ये अपने पूरे शरीर में ऐसे दारू बांध के चल रहा है जैसे लग रहा है कि कहीं मिसाइल बांधकर किसी को दागने जा रहा हो। इसको कोरोना से कोई डर नहीं है। दारू की दुकानें खुली और ऐसे ऐसे तमाम लोग ऐसे पूरे शरीर में दारू बांध के घूम रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा हो कि दारू ना हो गया, कोरोना की वैक्सीन हो गई। अगर मुझे लगता, आपको याद होगा एक खबर मैंने देखा था, 10 से 15 दिन पहले की खबर है। हरियाणा में एक चोर चोरी करने जाता है और जब वो चोरी करके लेके आता है तो देखता है कि इसमें तो कोरोना की वैक्सीन है। उस चोर के अंदर का चोर जागता है, उस चोर के अंदर का ईमानदार चोर जागता है, सोचता है कि जब इस देश में इतनी महामारी चल रही है तो ऐसे में अगर मैं इतना वैक्सीन, इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन चुराता हूं जो मेरे किसी काम का नहीं है, तो जाके वापस लौटा देता है। साथ में एक चिट्ठी भी लिखता है कि मैंने गलती से चोरी करके कुछ और समझ के, कुछ और सामान समझ के चोरी किया था, लेकिन जब मुझे लगा कि ये कोरोना वैक्सीन है तो मैं इसे वापस करने आया हूं। चोर के अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है, चोर के अंदर का इंसान जाग जाता है और चोर वैक्सीन को लौटा देता है। सोचिए अगर उसमें 400-500 या 1000 वैक्सीन होंगी तो कम से कम 1000 जिंदगियां उस चोर ने बचा दी। लेकिन हमारे देश के नेता, हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, हर चीज की कालाबाजारी कर रहे हैं। बेड है अस्पतालों के अंदर, लेकिन अस्पताल के बाहर लिख देते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग, जहां पर एक चोर अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, गरीब चोर अपनी ईमानदारी दिखा रहा है, वहां पर ऐसे अमीर डॉक्टर, ऐसे अमीर लोग, ऐसे सब लोग जिनका नाम सब हमने आपको बताया, सब लोग कालाबाजारी करने पे लगे हुए हैं, आपदा को अवसर बनाने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए, क्या ये लोग उस चोर से बड़े हैं? क्या इनसे बड़ा चोर का अगर अंतरात्मा में देखा जाए तो कम से कम चोर के अंदर उस इंसानियत जिंदा है जिसे लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, चोरी कर रहा हूं, ये तो सबसे बड़ा पाप है, लेकिन ऐसे समय में, ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसा सामान चुरा रहा हूं। उस चोर को भी अपने ऊपर लानत हुआ और वो उस वैक्सीन को चाहता तो उठा के फेंक सकता था, कोई भी उस चोर को नहीं पकड़ पाता, ना तो उस चोर का कोई नुकसान नहीं होता। अगर वो चोर सोचता कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, उठाओ वैक्सीन चुरा लिया गलती से, उठा के फेंक दो, लेकिन उस चोर ने उसको फेंकने के बजाय उसे वापस जिला अस्पताल में चुपके से रख दिया। साथ में चिट्ठी भी लिखा था कि मैं गलती से उठाकर इसको ले गया था। अब इन लाशों पे आते हैं, जो लाशें गंगा नदी में तैरती हुई मिल रही हैं। अब इन लाशों का क्या है, ये लाशें कहाँ से आई हैं, इनका जांच होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लाशें यूपी की हैं, अगर ये लाशें बिहार की हैं,
तो इनका जांच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या इन लाशों को उन आंकड़ों में गिना जा रहा है कि नहीं गिना जा रहा है? अगर आंकड़ों की बात करें तो मरने वालों के आंकड़ों को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, कई तरह की बातें चल रही हैं। क्या देश में मरने वालों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि गंगा नदी में लाशें तैर रही हैं? ऐसा शायद हमने और आपने सबने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मी कहानियों में देखा होगा, या फिर किताबों में सुना होगा, या फिर हम अगर बंटवारे की बात करें, बंटवारा जब हुआ था भारत पाकिस्तान का, तब हमने सुना था, हम तो उस समय पैदा हुए नहीं थे, हमने उस समय सुना था कि ऐसा वहां पर हुआ था, ट्रेनों में लोगों की लाशें भर भर के आती थी। और वही मंजर अब देखने को मिल रहा देश में। फर्क सिर्फ इतना है कि कोरोना महामारी की वजह से लोग मर रहे हैं, लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास अंतिम संस्कार कराने के लिए पैसे नहीं हैं, और शायद यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं हैं, वो अपने घर वालों को गंगा नदी में ऐसे ही फेंक देते होंगे। गंगा नदी में तो सबको फेंका ही जाता है, गंगा नदी में सबको विसर्जित किया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं, सबकी अस्थियां विसर्जित की जाती हैं गंगा नदी में। लेकिन यहां पर अस्थियां तो बहुत दूर की बात है, यहां पर तो पूरा का पूरा शव, पूरी की पूरी लाश विसर्जित की जा रही है। और वो भी किसकी लाश, किसी को पता ही नहीं है कि किसके घर वाले हैं यहां पर, या फिर कोई अपने घर वालों के मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाया। तो बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में ये लाशें कहां से आ रही हैं? अगर ये कोरोना की वजह से इनकी मौत हो रही है तो लोग क्यों नहीं बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है? क्या जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उन लोगों का पोस्टमार्टम हो रहा है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर किसी एक का पोस्टमार्टम हो तो भी कई चीज़ें खुलकर सामने आए, लेकिन क्या करें, जब किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है तो मरने वालों का पोस्टमार्टम तो बहुत दूर की बात है। और पोस्टमार्टम करके भी क्या होगा? पोस्टमार्टम करने के बाद जब लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा, तो सारी प्रक्रियाएं तो अधूरी ही रहती हैं। आदमी यही सोचता है कि जब तक जिंदा रहूं, अच्छे से जीऊं, मरने के बाद कम से कम हमारा अंतिम क्रियाकर्म बहुत अच्छे से हो जाए। हर किसी का यह सपना होता है, लेकिन कोरोना वायरस ने सबके इस सपने को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। लोग सोचते थे कि हमें कम से कम 4 कंधा मिले और वो चारों कंधे अपनों के हों, लेकिन आज 2 कंधे मिल जाएं, वो अंतिम समय के लिए, लाशों के लिए, या फिर कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। खैर, इन सब बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जैसे आजकल बात कर रहे हैं कि विचलित हो रहे हैं, तो विचलित होने के बाद भी अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वाकई में हम झूठ बोल रहे हैं। हम विचलित नहीं हो रहे हैं, हम कोरोना फैला रहे हैं, हम कोरोना फैलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक वैसे ही योगदान दे रहे हैं जैसे मोदी जी, ममता जी, हर्षवर्धन जी और सब जी मिलकर कोरोना फैलाने में जिनका जितना योगदान है, उतना योगदान हम सब का है, जो हम दारू खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए दारू की दुकान पर जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं, और दारू तो ऐसे खरीद रहे हैं तो मालूम हो कि दारू ना हो, वो दाल चावल हो। खैर, इन सब बातों पर आप विचार रखिएगा, सोचिएगा जरूर कि ये सब बातें आपको कितना प्रभावित करती हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।